बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, महंगाई का जिन जो है एक मरतबा फिर बेकाबू हो चुका है। हालांकि बेकाबू तो पहले से ही था, लेकिन अब जो जिस तरीके से महंगाई के जिन ने शोर शराबा शुरू किया है वो काबिले फ़िक्र हो चुका है, क्योंकि एक मरतबा फिर से बिजली का जो झटका है वो आवाम को लग चुका है और ₹1.95 बिजली जो है महंगी कर दी गई है, यानी ₹2 ही कह लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। और साथ ही साथ जितनी भी अशिया खुरनोश थी वो भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। दादो शुमार बता रहे हैं इदारे शुमारियात के, और रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। और महंगाई किस तरीके से काबू होगी, क्योंकि जो हमारी हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो तो तमाम चीज़ों को डाल रहे हैं पिछली हुकूमतों के ऊपर, और वो कहते हैं जी पिछली हुकूमतों ने ही किया धरना है, करा धरना है सारा कुछ, और उन्हीं की वजह से सब कुछ ही ऐसा हो रहा है। और शेख रशीद साहब कहते हैं जी कि पाकिस्तान की सियासत में जो 4 माह है वो बड़े अहम है, क्योंकि वो इलेक्शन की बातें कर रहे हैं और हमारे सियासतदान मगरिब की तरफ देख रहे हैं, और सियासत जो है वो मशरिक से तलू हो रही है। तो वाकई मशरिक से तलू हो रही है कि नहीं हो रही, और क्या सिनेरियो बनता दिखाई देता है उन्हें, क्योंकि उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून में से भी 3 जमातें अभी निकाली हैं, और वो भी निकलती हैं या नहीं निकलती। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो 12 अरब रुपए का कर्ज जो है उसकी जिम्मेदारी डाली है आसिफ अली जरदारी साहब पर और नवाज शरीफ साहब पर। आया ये सही है या नहीं सही, क्योंकि इस अगर पिछले साल ही को देखा जाए तो एक साल में पता नहीं कितने लातादाद कर्जे ले लिए गए, और इन 3 सालों के कर्जों की बात करें और पिछले कर्जों की बात करें तो अपोजिशन कहती है कि हमसे ज्यादा तो कर्जे इन लोगों ने लिए हैं। तो सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है। IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं $1 अरब आने के लिए। मजीद जो है IMF की जो बातें हैं वो मानी जा रही हैं, और इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से बात करेंगे तो रज़ा रब्बानी साहब बड़े खूब गरजे बरसे हैं। वो कहते हैं जी कि कैसा एहतसाब, कैसी शफाफियत और कैसे मामलात, नैब के जितने भी इख्तियारात थे वो तो सारे ले लिए गए और हुकूमत ने खुद को NRO दे दिया है। और हुकूमत जो है वो नैब ऑर्डिनेंस के ला कर और फिर पार्लियामेंट में जाने की जो बातें कर रही है, तो पहले ही क्यों नहीं पार्लियामेंट में ये बातें उठाई जाती। तो इस तमाम सूरत हाल पर भी बात करेंगे। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जो है वेंडी शर्मा वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और जो मुज़ाकरात और मामलात चल रहे हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अफगानिस्तान सूरत हाल, कल धमाका भी हुआ है, और कतर में जो है टेक ओवर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के टेक ओवर के बाद अमेरिका के जो पहली मरतबा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं वो कतर में कल होने जा रहे हैं, आज होने जा रहे हैं और कल भी होंगे। और फिर देखना यह है कि इन मुज़ाकरात के क्या असरात होते हैं और कहाँ डायलॉग जाकर इख्तिताम पजीर होते हैं, क्योंकि ये डायलॉग का सिलसिला जो है वो चलना चाहिए लेकिन कोई नतीजा भी निकलना चाहिए। तो इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ कराऊं तो जनाब इब्राहिम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया। महंगाई से बात शुरू करेंगे क्योंकि आवाम की चीखें निकल रही हैं, और महंगाई, बिजली का जो हाई वोल्टेज झटका है वो भी लग गया। ₹1.95 यानी ₹2 बढ़ा दिए गए हैं, और ये हम मुतवातर देख रहे हैं। जो ही वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी अब हम इसके ऊपर इस्तेकाम लाएंगे, हमें गरीबों की फिक्र है, हमें गरीबों की परवाह है, हम उनके लिए, अभी जो नौजवान प्रोग्राम दिया था उसकी भी तकरीर आपने सुनी होगी, तो उसमें भी उन्होंने बड़ी गरीबों की बात की। कल भी अखबारात भरे रहे कि जनाब आली दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में जो महंगाई है कम है। वज़रा को टास्क भी दे दिया गया कि आवाम को ये बावर कराएं कि महंगाई कम है। क्या वाकई कम है? देखिए, ये तो लोगों से पूछा जाए ना कि आपके कैमरामैन, जहाँ से काफ़ी चैनल्स के लोग जाते हैं, आपके चैनल के लोग भी जाते रहते हैं, लोगों से पूछें तो लोग किस तरीके से बद्दुआएं दे रहे हैं, किस तरीके से गालियाँ निकाल रहे हैं, किस तरीके से अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उससे पता चलेगा कि महंगाई कितना ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, महंगाई के लिए 3-4 इनपुट्स हैं बेसिकली। अगर वो सस्ते करना शुरू कर दें तो महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी, और अगर वो ऊपर ले जाएंगे तो महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले एनर्जी जी, उसमें तेल है जिसका वो महीने में 2 दफ़ा रेट बढ़ाते हैं, 1। बिजली है दूसरा इनपुट, बड़ा इनपुट है, और उसको हर दूसरे तीसरे महीने आप उसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं। तीसरा गैस है, उसकी कीमतें हर 2, 4, 5 महीने के बाद आप बढ़ा रहे हैं, अभी भी आपने बढ़ा दी है जी। और चौथा है कि डॉलर को रोकना। डॉलर कितना ज़्यादा ऊपर जा रहा है और आपका पैसा कितना ज़्यादा डीवैल्यू कर रहा है। जितना ज़्यादा आपका पैसा डीवैल्यू करेगा उतना ज़्यादा अफरात ज़र बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपकी महंगाई बढ़ेगी। इनमें से कोई चीज़ भी ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी। अफसोस की बात यह है, गरीबों का नाम लेना अलहदा चीज़ है। देखें, भुट्टो ने गरीबों का नाम लिया था तो आज दिन तक गरीब जो आम
फटे पुराने कपड़े पहनने वाला कोई बुजुर्ग आपको नजर आएगा, भुट्टो का नाम जरूर लेगा। इनका नाम आप देख लें, 3 साल पहले तक लोग इनके लिए, इमरान खान साहब के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार थे, इसके हक में लड़ने मरने के लिए तैयार थे। तो आज क्या हो रहा है, वो सारे के सारे लोग बिल्कुल अलहदगी अख्तियार कर रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं और बाकायदा चीख कर कह रहे हैं कि ये हुकूमत कर क्या रही है हमारे साथ, हमें जीना देगी या नहीं जीना देगी। नहीं, वाइस चेयरमैन जो हैं नेपरा के रफीक अहमद शेख साहब, उन्होंने भी इख्तलाफी नोट लिख लिया। उन्होंने कह दिया जी ये सरासर ज्यादती है, अवाम के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है, और बारहा कहा गया कि हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। अभी जो आप देख रहे हैं IMF के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हैं, अभी पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होना बाकी हैं। तो क्या असरात आपको नजर आते हैं इन मुज़ाकरात के भी, अगर अभी से इस तरह इन्होंने कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं, तो जब $1 अरब आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, IMF और वर्ल्ड बैंक का बहाना होता है जी, वो तो एक सियासी लोन्स हैं बेसिकली। किसी भी हुकूमत को जब दिए जाते हैं उसके पीछे उनके सियासी अहदाफ होते हैं, स्ट्रेटेजिक अहदाफ होते हैं उन तमाम ममालिक के, ख़ास तौर पे अमेरिकन के, कि किसको कर्जा देना है, उससे क्या क्या काम लेना है। उससे इन चीज़ों रेट्स का कोई ताल्लुक बहुत ज़्यादा, हाँ यकीनन वो जो पेपर सबमिट करते हैं उसमें वो बता रहे होते हैं कि ये रेट बढ़ाएं, ये बढ़ाएं, ये बढ़ाएं, लेकिन हुकूमतें अगर चाहें तो उसमें चेंजेस ला सकती है। लेकिन आपकी हुकूमत का तो हाल ये है कि ये चीज़ों के रेट्स बढ़ा के लोगों की जेब से पैसे निकाल के अपने बजट बढ़ा रहे हैं, अपने लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं, अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, अपनी वजारतें। इमरान खान साहब जब जहाँ हुकूमत में नहीं आए थे तो कितनी वजारतों की बात करते थे, 15 से ऊपर नहीं जाते थे, कह रहे होते थे सबसे ज्यादा मुशीरों की फौज शायद अभी आप देख लें 60-70 तक तो वो वजीर मुशीर और सबको गिनना शुरू कर दें, वो उनके अलावा हैं जो बाकी पीछे से जाके हेल्प कर रहे हैं और बता रहे हैं, और वो भी कोई ना कोई बारात ले रहे होंगे। इसके अलावा आप देख लें 60-70 तक वो वज़रा पहुँच गए, इन तमाम के अखराजात हो रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ हैं, इनका फ्यूल है, इनके ऑफिस है, इनका स्टाफ है, यहाँ पर पैसे लग रहे हैं। ओवरऑल देखें, महंगाई बढ़ने या कम करने का ताल्लुक पॉलिसी डिसीजंस के साथ होता है। इनके पॉलिसी डिसीजंस बिल्कुल ना इनको समझ आ रहे हैं, ना लोगों को समझ, सिवाय इसके कि लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन इनके पॉलिसी डिसीजंस आके टीवी पे कोई आपको समझा सकता है? सिवाय इसके ये कहेंगे कि पिछली हुकूमत। भाई 3 साल आपको हो गए, 3 साल से ज़्यादा आपको हो गए, डॉलर पिछली हुकूमत ने नहीं बढ़ाए थे। अच्छा, डॉलर आपने बढ़ाया। अच्छा, पिछली हुकूमतों की बात तो हम करते हैं बेग साहब, लेकिन आजकल पिछली हुकूमतों के साथ साथ एक और बयानिया भी चल निकला है, दूसरे ममालिक के साथ मुआवजना करना। और दूसरे ममालिक के साथ इस तरह मुआवजना किया जा रहा है कि अगर हमसाए मुल्क कोई देख लें, हमारे यहाँ इतना है, वहाँ पे इतना है, और फिर दूसरे मुल्कों में, यूरोप में देख लें, बरतानिया में देख लें, अमेरिका में देख लें, ये बहरान है, वो बहरान है। शौकत तरीन साहब कोविड का सहारा लेके कह देते हैं कोविड की वजह से हालात बड़े ख़राब हुए, लेकिन फिर भी हमारी मैशियत जो है वो खड़ी रही, हमने उसे बड़ा संभाला दिया है। तो कब तक ये कोविड का सहारा चलता रहेगा? और दूसरे ममालिक की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी नहीं बताई जाती, हालांकि उनकी इनकम और हमारी इनकम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही है ना, आपकी जेब में अगर 100 रुपया रोज़ाना का आ रहा है और आपको चीज़ 10 रुपए की मिल रही है, तो इसका मतलब है 10% आपका खर्च हो रहा है। अगर दूसरे बंदे की जेब में 1000 रुपये आ रहा है और वो 15 रुपये खर्च कर रहा है, 15% उस पर खर्च कर रहा है, तो आप ये देखें कि उसकी कितनी ज़्यादा बचत है। यानी आप उसकी सेविंग पे नहीं जा रहे, आप उसकी इनकम और ख़र्चे के बाद जो सेविंग है उसको तो आप कंसिडर ही नहीं कर रहे, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर रहे, उसको आप डिबेट नहीं कर रहे। 1 सेकंड देखें, बाकी भी हमसाया ममालिक को हम छोड़ देते हैं। आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, जहाँ पे आपके तमाम सरमायादार उनके बस में हो तो तमाम के तमाम यहाँ से सरमाया उठाए और बांग्लादेश में ले जाएं। अभी बांग्लादेश में चूँकि कोई नफ़रतें हैं, कोई पुरानी बातें हैं, कोई चीज़ें हैं, अदरवाइज़ आपके बहुत सारे जो सरमायाकार हैं वो पैसा लेके बांग्लादेश पहुँचे हुए, वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ का पर कैपिटा आप देख लें, जब बांग्लादेश आपसे अलहदा हुआ था, मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, तब हम उससे पहले, मुझे आज दिन तक याद है, तो हम सब लोगों को ये कहा जाता था कि ये कहा जाए कि ये हम पे बोझ हैं, बंगाली हम पे बोझ हैं, बांग्लादेश हम पे बोझ है, ये हमारा खा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये छोटे कद के लोग हैं, सब कुछ उधर फौज में भर्ती नहीं हो सकते, ये किसी काबिल ही नहीं है, ये नालायक हैं, ये कुछ भी नहीं। और मेजॉरिटी रहने के बावजूद उनको हुकूमतें नहीं दी गई। तो इसका मतलब क्या है? आज उनका पर कैपिटा आप देख लें,
दुनिया जहान उनको देख रही है कि मुस्लिम ममालिक में से कौन कौन सा मुल्क ऊपर जा रहा है, तो बांग्लादेश आपको टॉप पे नज़र आएगा। वो भी आपका हमसाया मुल्क है ना, आपका हिस्सा तो आपसे अलहदा हुआ है। कल की बात है, हमारी यादाश्त का हिस्सा है कि वो हमसे अलहदा हुआ और हम उनको गरीब तरीन लोग कहते थे, उजड़े हुए लोग कहते थे, और आज कहाँ पर पहुँच गया है। देखिए हमारी पॉलिसी, बजाय इसके कि हम अपनी पॉलिसीज़ पे शर्मिंदा हूँ, उनको रिव्यू करें, लोगों को कंसेशंस दें, लोगों के कंसेशंस की बात सोचें और ये कहें कि हमसे कहाँ कहाँ नाअहली हो रही है। तो ये मलबा सारे का सारा जब आप दूसरों पे, पिछली हुकूमतों पे, लोगों पे, साथ साथ के ममालिक के रेट्स पे डालना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप करेक्शन अपनी करना ही नहीं चाह रहे, अपने आप को रिव्यू करना ही नहीं चाह रहे। अभी आप किसी तौर पे आपको किसी चीज़ का अफसोस ही नहीं है, लोगों से जाके पूछे ना हो क्या रहा है लोगों के साथ। सही, परवेज़ अशरफ साहब ने भी बड़े वादे वही याद दिलाए हैं हुकूमत को आईना दिखाते हुए, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि फवाद चौधरी साहब ने तमाम का तमाम मलबा डाला है आसिफ अली जरदारी साहब पर और नवाज शरीफ साहब पर। उन्होंने कहा ये जो 12 अरब डॉलर हमें देने पड़ रहे हैं और जितने भी हमें कर्जे देने पड़ रहे हैं, ये इन्हीं हुकूमतों की वजह से है, इन्हीं हुकूमतों का सरचश्मा है और इन्हीं हुकूमतों का हमें दिया हुआ तोहफा है। तो क्या वाकई उनकी पॉलिसियाँ ऐसी थी कि आगे मुस्तकबिल में जाके हमें इतने मसाइल देखने पड़ रहे हैं, या फिर मौजूदा हुकूमत जो है मजीद कर्ज लेकर और उनके ऊपर डालकर अपने हाथ झाड़ के फारिग होना चाहती है? देखिए, कभी ये कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने डॉलर को फास्ट तरीके से, 2 नंबर तरीके से कंट्रोल किया हुआ। भाई उन्होंने अगर ये कंट्रोल किया हुआ था तो आप भी कंट्रोल कर लें। नहीं, यहाँ पे तो सारे तरीके आजमाए गए हैं ना, पहले किस तरीके से किया, फिर किस तरीके से, आप भी उसको कंट्रोल करके देख लें ताकि महंगाई कम हो जाए। वो भी आप नहीं करना चाहते, आप कहते हैं नहीं जी हम नेचुरल तरीके से करेंगे। वो नेचुरल तरीके से ये है कि वो 200 के करीब पहुंचने वाला है वो डॉलर जो है। और लोन्स की बात आप देख लें, परवेज़ मुशर्रफ का माशाल्लाह के बाद 3 हुकूमतें आई यहाँ पे, सिविलियन हुकूमत। अगर उनके उसको झंडे को हटा लिया जाए, परवेज़ मुशर्रफ वाले को, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नवाज शरीफ की हुकूमत आई। आप इससे पहले जो चौधरी की हुकूमत थी कंपैरेटिवली, इन 3-4 हुकूमतों को आप उठा लें, उनका लोन आप इकट्ठा जमा कर लें, जमा तफरीक सबको, यहाँ पे दूसरी जमात के बच्चे को भी आती है, और इन 3 सालों के कर्ज़ों को देख ले जो इन्होंने लिया है। अगर ये कर्ज़े उन 3 हुकूमतों से भी ज़्यादा हैं 3 साल के, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछली हुकूमतों को तो आप खामखा लताड़ रहे हैं। आप इसलिए लताड़ रहे हैं कि आप अपना हिसाब देखें। जब मुझसे ये पूछा जाए कि आप अपना हिसाब दें, तो मैं कहता हूं कि नहीं, फलां का जाकर हिसाब ले ले। भाई फलां का हिसाब मीडिया खुद कर लेगा, लोग कर लेंगे, अकाउंटेबिलिटी के इदारे कर लेंगे, और यहाँ पे बेपनाह एजेंसीज हैं जो कर लेंगी। आप अपना हिसाब दें ना। आप अपना हिसाब देने की बजाय दूसरों पे मलबा डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप को आप बिल्कुल रिव्यू करने के मूड में नहीं है। सही, और अगर ये रिव्यू नहीं करते तो फिर इसका नुकसान किसको? तो करेक्शन नहीं आएगी। देखें, जब तक रिव्यू नहीं करेंगे, जब तक मुझे ये एहसास नहीं होगा कि मेरी पॉलिसीज गलत हैं, मैं इसको रिव्यू नहीं करूँगा। रिव्यू नहीं करूँगा तो करेक्शन नहीं आएगी। करेक्शन नहीं आएगी तो लोगों का भला कैसे होगा? लोगों को आप फिर फेवर कैसे कर सकेंगे? लोगों को गुर्बत के इस दरिया और समंदर से निकालेंगे कैसे? इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को रिव्यू किया जाए। एक साल के अंदर रिव्यू किया जाए। मेरे ख्याल में इसकी बहुत ही फौरी ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये है, किसी भी चीज़ का मलबा दूसरे पे डालने की बजाय अपने ऊपर लिया जाए। यहाँ से स्टार्ट करें, आप ज़ीरो से स्टार्ट करें कि मैंने क्या किया। अपने आप को आप हिसाब के लिए पेश करें, लोगों के सामने पेश करें। ज़रूरी नहीं है कि नायब को तो आपने ख़त्म कर दिया अपने अगले अदवार के लिए, लेकिन आप ज़ाहिर है लोगों के पास तो कल आपने जाना है ना वोट लेने के लिए। लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे आप? अभी भी मैं जैसे आप वो तो शेख साहब कहते हैं जो इस वक्त हमारे वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, कहते हैं जी कि हम तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान की क़यादत में अगले इलेक्शन में हम आ रहे हैं और जीत भी हमारा मुकद्दर होगी और हमारे जितने भी फैसले हैं वो कौम देख रही है कि उनके मफाद में है। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कौमी हीरो, कौमी लीडर हैं और उन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज बिल्ड किया है वो तो कोई भी नहीं कर पाया। देखिए, शेख रशीद साहब जिस बुनियाद पे कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट टाइम वो बुनियाद उनको मिल सकेगी। जिस सपोर्ट की वो बात कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको सपोर्ट वो मिल सकेगी। इसलिए
कि लाने वालों का बयानिया और उनके जो मकासद थे वो बिल्कुल पिट गए हैं मेरे हिसाब से। ये हुकूमत तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इतनी नाअहल हुकूमत भी हो सकती है जिसमें आपने एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर लाए, उसके बाद आप कंपैरेटिवली ईमानदार ऐलान करते हैं कि यहाँ पे करप्शन नहीं हो रही। तीसरा ये है कि उस गवर्नमेंट में आपने दुनिया जहान के प्रोफेशनल शामिल किए, आपने टेक्नोक्रेट शामिल किए और एक मलगूबा बनाया हुकूमत का कि ये हुकूमत बाकी तमाम हुकूमतों से बहुत बेहतर होगी क्योंकि ये गैर सियासी है कंपैरेटिवली, ये टेक्नोक्रेट्स हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं, ये मुल्क को आप देखना कहाँ लेकर जाएंगे। ये बयानिया पिट लिया और फिर बाद में कोशिश भी ये की गई कि उनको सीटें दे दी जाएं, जैसे कि शौकत तरीन साहब की आप मिसाल ले लें तो वज़ीर ख़जाना का जो उनका टेन्योर है वो तो तकरीबन सबको लाया गया, देखिए शेख हफीज को लाया गया और फिर उसके बाद अभी वो सेनेटर की तरफ बनने जा रहे थे लेकिन सीट कोई खाली ना मिली और फिर सेनेटरशिप भी उनकी जो है वो खतरे में पड़ गई और वो भी नहीं मिली और तो पेंडोरा लीक्स भी आ गई और उसके बाद पेंडोरा लीक्स आ गई। आपने पेंडोरा लीक्स की जिक्र कर दी है तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी जो है वो मुतालबा करती हुई नजर आ रही है कि पानामा पेपर्स और पेंडोरा लीक्स में जो लोग मौजूद हैं उनके कड़े एहतसाब होने चाहिए और इन सारों को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इस पर बात करेंगे, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं नाजरीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं, पेंडोरा लीक्स के ऊपर भी बात करेंगे और नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर रज़ा रब्बानी साहब बड़े गर्जे बरसे हैं। वो कहते हैं कैसा एहतसाब, कैसी शफाफियत, सब कुछ हुकूमत ने ले लिया है और एनआरओ खुद को दे दिया है। तो इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई के ऊपर बात हो रही थी और महंगाई का जिन जो है हुकूमत वक्त से काबू नहीं हो रहा और जो अवाम है वो अब बिलबिला उठे हैं, उनकी तकलीफ में इजाफा हो चला है और हुकूमत जो है हर चीज़ का जो इल्ज़ाम है वो गुज़रे हुए अदवार के ऊपर डालते हैं, पिछले हुक्मरानों के ऊपर डालते हैं और अभी तक जो है पॉलिसी हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र नहीं आ रही बल्कि उसमें तब्दीलियाँ ही नज़र आती हैं। बेग साहब, पेंडोरा लीक्स भी आ गए इसी तमाम सूरत हाल के अंदर, पानामा लीक्स पहले से मौजूद थे और सिराजुल हक साहब कहते हैं जी कि पेंडोरा लीक्स के अंदर जितने भी लोग हैं और के नाम है जो अभी महंगाई की फहरिस्त में शामिल हैं और हुकूमत के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं, तो उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। उनके एहतसाब का मुतालबा भी किया, उन्होंने कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हर फोरम पे जाएंगे। अपोजिशन जो बारहा तनकीद कर रही है उनके ऊपर, वो क्यों नहीं जाती अदालतों के अंदर? और जिस तरीके से पानामा पेपर्स आए तो हुकूमत वक्त के जो लोग थे वो अदालतों में जाते थे। खाली तनकीद करने से तो कुछ नहीं होगा बल्कि हुकूमत के भी करता धरता। आप कहते हैं आप भी जाएं अदालत में। नहीं, देखिए ना, उस वक्त भी अदालत में नवाज शरीफ साहब गए थे कि अदालत में चले जाते हैं, फैसला कर लेते हैं कि पानामा में मैंने करप्शन की या नहीं की। देखिए, पानामा में डायरेक्ट किसी तौर पे नवाज शरीफ और उसकी फैमिली का नाम नहीं था। इसके बावजूद केसेस चले, इंक्वायरियाँ हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई और नवाज शरीफ इक़्तिदार से अलहदा हुए और आज इस मुल्क में वो शायद अभी आ भी नहीं सकते। आप उसके मुकाबले में पेंडोरा को देख लें जी। इंसाफ की बात अगर करें, इसमें 7-8 तो मिनिस्टर्स के नाम आ गए जी, विद फैमिलीज। इसके अलावा बैरोक्रेट्स के नाम आ गए, बड़े बड़े बैरोक्रेट्स के नाम आ गए, फौजी जनरलों के और रिटायर्ड लोगों के बहुत सारे लोगों के नाम आ गए। अगर इंसाफ की बात है तो इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसी तरीके से किया जाए जिस तरीके से आप चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए थे, इनको भी ले लिया जाए, देखा जाए किसने क्या करप्शन किया है। क्या ये पेंडोरा में जो लोग आए हैं इन्होंने करप्शन की भी है या नहीं की? नहीं, वो तो वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं जी कि हम तो करेंगे तहकीकात, हम करेंगे। उन्होंने अपना कमीशन भी बना दिया उस सारे के ऊपर जिसके अंदर FBI के भी लोग शामिल हैं और नैब के भी लोग शामिल हैं और मुख्तलिफ इदारों के लोग जो हैं उसके अंदर तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन जो है सिर्फ तनकीद कर रही है, वो क्यों नहीं आगे अमली तौर पर जाती? गवर्नमेंट ने भी एहसन साहब जो कमेटी बनाई है
बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि वो भी इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये मट्टी डालने वाली बात है, ये इसको दबाना चाह रहे हैं ताकि एक कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, इधर चली जाए उधर चली जाए और तमाम को बेगुनाह करार दे दिया जाए कि यहाँ पे करप्शन नहीं हुई। वन डिले टैक्टिक्स के अलावा ये है कि ये कमेटी आप देख लेना बिल्कुल ही आप क्लियर कर देगी, बहुत सारे लोगों को छेड़ेगी नहीं, स्पेशली जो बड़े पावरफुल लोग हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा। बाकी गवर्नमेंट के लोगों कुछ पे बात की जाएगी और कुछ पे बात करने के बाद भी उसको दबा दिया जाएगा, उनके हक में फैसला आ जाएगा। गवर्नमेंट में तो बैठे हुए लोग कहते हैं सब कुछ डिक्लेयर्ड है हमारा। यही देखिए हर दौर में लोग यही कह रहे होते हैं, लेकिन ये तो आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि क्या डिक्लेयर है क्या नहीं। गवर्नमेंट का आलम ये है कि जो लोग आपके शामिल थे इस इन्वेस्टिगेशन में उन पे तनकीद किए जा रहे हैं कि ये चीमा ने फलान कर दिया, फ़खर ने ये कर दिया, भाई उन्होंने जो करना था वो कर लिया। अभी आप ईमानदारी के साथ इंसाफ के साथ उसको इन्वेस्टिगेट करें, देखें चीज़ों को। आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी 4 कंपनीज हैं, उनको देखा जाए ना क्यों बन रही, जिनको आप सेनेटर बनाने जा रहे हैं। आप बिल्कुल सेनेटर बनाएं, लेकिन आप चीज़ों को पहले देख तो लें कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं पे है या नहीं है। वन सेकंड ये है कि अपोजिशन तो बिल्कुल डेड लेवल तक पहुंची हुई है, दुख की बात है, बिल्कुल डेड। ऐसे लगता है यानी फिर फारूक हबीब साहब जो कहते हैं मैंने इससे कमी नालायक अपोजिशन ही देखी, तो फिर वो भी ठीक कहते हैं। 100% मैं खुद एग्री करता हूँ। देखिए जब मुल्क में महंगाई पीक पे हो, जब बिजली के रेट्स पीक पे हों, जब तमाम इनपुट्स पीक पे हों, जब लोगों की तनख्वाहें उनका महीने का खाना पूरा ना कर रही हों, जिनके बच्चे अभी तक वो मकानों के किराए नहीं पे कर सकते, उनकी फीसें नहीं दे सकते, लोगों को चीखो आप कैमरा लेकर जाए तो लोग आपको बताएं क्या हो रहा है। इसके बावजूद अपोजिशन कहाँ है? क्यों सोई हुई है अपोजिशन और क्यों इतना किस बात का वो इंतजार कर रहे हैं? हालांकि अगर देखा जाए तो ये उनके पास सुनहरी मौका है अपनी सियासत चमकाने के लिए, लेकिन क्यों सोई हुई है बेग साहब? नहीं, नालायकी है। मेरे देखें पहले ये इकट्ठे हुए, पीडीएम बना, उसके बाद इनकी आवाज आना शुरू हो गई, लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, प्रेशर जनरेट होना। गवर्नमेंट आपको याद है डर गई थी, बाकायदा खौफजदा हो गई थी, चाहे वो मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद तक गए या पीडीएम ने जो बड़े जलसे किए। बीच में ये भी हुआ जी मिड टर्म भी कर देंगे हम और देख लेंगे ऐसा हो जाएगा। उसके बाद फिर कहानियां आना शुरू हो गई कि नवाज शरीफ ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए बड़े लोगों के साथ, ताकतवर लोगों के साथ, पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दिए, जरदारी ने ये कर दिया, फलां ने ये। देखे जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोगों पे रिलाय नहीं करेंगी, जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज प्रो पीपल नहीं रहेंगी, जब तक ये लोगों की बात नहीं करेंगी, लोगों के मसाइल के लिए कट नहीं बढ़ेगी, उस वक्त तक आप ये भूल जाएं कि इस मुल्क में कुछ चेंज पॉलिटिकल लोग ला सकते हैं। उस वक्त तक इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं, अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन। बात हो रही थी पेंडोरा लीक्स के ऊपर और महंगाई के ऊपर भी हमने डिटेल में बात की, अपोजिशन के किरदार के ऊपर भी डिटेल में बात की। अपोजिशन सोई हुई है और मस्त माहौल है और मामलात इसी तरह चलते जा रहे हैं और इसी में नैब ऑर्डिनेंस जो मुतनाज़ रहा, फिर चेयरमैन नैब की तकर्री मुतनाज़ रही और फिर नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर रज़ा रब्बानी साहब जो हैं वो बड़ा गर्जे बरसे हैं और अपोजिशन के और रहनुमा भी बहुत खूब गर्जे बरसे हैं। बेग साहब, क्या अपोजिशन के रहनुमा भी गरजते बरसते रहे और रज़ा रब्बानी साहब ने भी जनाब अली वहाँ पर बहुत ज़्यादा तनकीद की और उन्होंने कहा कैसा एहतसाब, कैसी शफाफियत, हुकूमत ने खुद को एनआरओ दे दिया। तो क्या वाकई एनआरओ दिया है कि जब ये कहते थे तब्दीली लाएं, कवानीन बदलें, पार्लियामेंट में बातें हो सकती थी, तब वो कहते थे हमने कोई बदलाव नहीं लाना, कुछ नहीं करना, और अब ऑर्डिनेंस आ गया? नहीं देखे ना, इससे तो बेहतर ये था कि नैब आप ख़त्म कर देते। जिस तरीके से नैब को इन्होंने उसका सिर्फ ये नहीं है कि डंग निकाला है, डंग आप निकालें, उसमें से जो बुरी चीज़ें हैं वो निकाल दें, अच्छी चीज़ रहने दें। अभी तो आपने ये किया है कि उसके परव्यू में हर चीज़ ख़त्म कर दी। आपने अपने वज़रा को से आउट कर दिया, आपने कैबिनेट डिसीजन को कर दिया, आपने पॉलिसी डिसीजन को आउट कर दिया, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फैसलों को कर दिया, आपने प्राइवेट जो हर चीज उसकी पहुंच से दूर कर दिया, जो उनको कर दिया, आपने टैक्सेस को कर दिया, आपने बैक्स को कर दिया, आपने रखा गया है, आप मुझे बताया ना। इसका मतलब ये, और आपने फिर अगले एक्सटेंडेबल कर दिया, यानी अपने डिपेंडेंट कर दिया। जो नया चेयरमैन आएगा, प्रोसिक्यूटर
जनरल आएगा, वो दोनों के दोनों आपने गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट कर दिए। फिर नया चेयरमैन लगाने के लिए आपने जो कमेटी बनाई वो 12 लोगों की कमेटी है, 6 मेंबरान हैं, वो अपोजिशन में से जिसको आप चाहेंगे खिसका लेंगे, उसके बाद आप जो मर्जी डिसीजन कर, आपकी बेईमानी नजर आ रही है, बदनीति नजर आ रही है। यानी अपोजिशन का मौक़िफ़ स्ट्रांग है कि ये अपोजिशन का 100% रज़ा रब्बानी जो कह रहा है, अपोजिशन जो कह रही है, वो खुश अंदर से हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, अच्छा खुश सारे अंदर से हैं। आपको बताऊं, ये सारे के सारे खुश हैं। उसकी वजह यह है कि सारे के सारे रिहा हो जाएंगे। इसके बाद क्या राय किया जाएगा, नायब की अदालतें क्या फैसला कर रही होंगी, हाई कोर्ट क्या फैसले कर रहे होंगे, ये अंदर से बिल्कुल यकीनन लोग जिन जिन लोगों ने करप्शन किया वो सारे के सारे खुश होंगे अंदर से। बस ऊपर से बात कि ये इसका डंग निकल गया है, जो हुकूमत आएगी नायब उसका ऐसे होगा जैसे आप DGFI लगाते हैं, आप हटाते हैं, दूसरा लगाते हैं, हटाते हैं, ये काम शुरू हो जाएगा। नायब को आप खत्म समझें, सही, यानी कि ख़त्म समझा जाए, लेकिन उसके इख्तियारात सारे दे दिए गए हैं। अपोजिशन जो है तनकीद करती हुई नज़र आ रही है, और PP ने भी कह दिया हम नहीं चाहते थे कि नैब का खात्मा और नैब ख़त्म होना चाहिए, लेकिन सूरत हाल वाज़े है। अभी तो चेयरमैन नैब की तकर्रुरी जब होगी तो वाज़े हो जाएगा कि यही आगे जाते हैं या फिर कोई और आता है। मज़ीद इसके ऊपर भी बात करते रहेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। वेंडी शर्मन जो है वो पाकिस्तान आई हुई हैं, नायब वज़ीर ख़ारजा अमरीका की, और दूसरी जानिब अफगानिस्तान के और अमरीका के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कतर के अंदर इनखला के बाद पहली मरतबा। तो ये क्या अफेक्ट्स रखते हैं, और गैर मुल्कियों के महफूज इनखला के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि हम मज़ीद बात करेंगे। देखिए, अफगानिस्तान की जो ट्रेजिडी मैं इसको कहूँगा, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि अफगानिस्तान आज़ाद हुआ है, वो आज़ाद नहीं हुआ। हम नारे लगा रहे थे, मज़ाइल में फंस चुका है इस वक्त, इतना ज़्यादा फंस चुका है, उसको किया गया है। कंदूज का वाक़या आप देख लें, 100 अफराद किया गया है। आप यकीन करें कि जो वहाँ पे जिहादी मेला लगा दिया गया, जो एक्सट्रीमिस्ट का मेला लगा दिया गया, और इसमें कई किस्म के एक्सट्रीमिस्ट और जिहादी मौजूद हैं, एक दूसरे के मुखालिफिन मौजूद हैं। धमाके इसलिए हो रहे हैं कि इनके मुखालिफिन भी मौजूद हैं और मज़ीद ताकतवर हो रहे हैं तालिबान के। तो देखिए, वहाँ का जो गंद है वो क्रिएट किया गया। 20 सालों में लोग ये समझ रहे थे कि वो सेटल करने आए हैं, वो सेटल करने नहीं आए थे भाई, सही। वो अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए आए थे, स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए आए थे, और उन्हीं मकासद को लेकर वो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मुज़ाकरात आज होने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि इनके क्या असरात मुरतब होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।